दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों सबसे पहले आप सबको एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को उम्मीद है कि 2 वर्ष से भी कम समय में कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, WHO के प्रमुख टेड्रोस एधनोम ने कहा है कि 1918 में शुरू हुआ स्पेनिश फ्लू 2 वर्ष में समाप्त हुआ था। उन्होंने कहा है कि यदि दुनिया एकजुट रही और वैक्सीन की खोज हुई तो ये महामारी 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी। WHO के प्रमुख ने कहा है कि आज हमारे पास तकनीक है और संपर्क के ज्यादा तरीके हैं। ऐसे में कोरोना के फैलने की पूरी संभावना है। ये तेजी से फैल सकता है क्योंकि आज हम ज्यादा जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही इसे रोकने के लिए हमारे पास तकनीक और ज्ञान है। हमारे पास वैश्वीकरण, निकटता, संपर्क का अनुमान है, तो बेहतर तकनीक का भी लाभ है। बिहार विधानसभा चुनाव के महज 3 महीने पहले राज्य की दलित और महादलित राजनीति का मामला गर्मा गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विपक्षी महागठबंधन से अलग हो गए हैं। जी हाँ, ये तो आपको पता है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मात देने की कोशिश में लगे महागठबंधन के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त अप्रवासी मजदूरों और कोरोना महामारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद में 12 नॉमिनेशन को लेकर जेडीयू द्वारा अहमियत न मिलने की वजह से पासवान खेमे में नाराजगी है। गौरतलब है कि जेडीयू साफ करती रही है कि राज्य में उसका एलजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। जी हाँ, जीतन राम मांझी के साथ पार्टी की नजदीक की वजह से एक मजबूत दलित चेहरा भी महागठबंधन को मिल सकता है। इस वजह से माना जा रहा है कि निकट भविष्य में लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी कोई नया राजनीतिकरण दांव खेला जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद अब यह साफ हो गया है कि चुनाव समय पर ही होगा। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां भी तेज हो गई है। बिहार की प्रमुख पार्टियों के अलावा छोटी पार्टियों की तैयारियां भी अब जमीन पर दिखने लगी है। खास करके बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि BSP ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। बहुजन समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा की नजर इस चुनाव में खास तौर पर उन सभी सीटों पर है जहां से कभी उसके विधायक जीता रहा करते थे। जी हां, इसको लेकर पार्टी की वर्चुअल मीटिंग भी हुई है जिसमें इस बात पर आधिकारिक जोर दिया गया है कि उन सभी सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो सीट को निकाल सके और उसके जरिए पार्टी पुराने जनाधार को वापस पा सके। शुक्रवार को मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। जी हाँ, 21 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख थी और 30 अगस्त को यौम आशुरा मनाया जाएगा। जी हाँ, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम का साल पहला महीना होता है जिसे साले हिजरत भी कहा जाता है। जी हाँ, इराक में मुहर्रम के मौके पर बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं। इराक की तीर्थ नगरी करबला में दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं और इसके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लोगों का हर साल यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा होना आम बात है। कोरोना को देखते हुए यहाँ के प्रबंधक ने टेंट लगाए हैं, लेकिन कुछ लोगों का कोरोना से बचाव करने के लिए सामाजिक दूरी का प्रयास किया गया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन कब मिलेगा अपने भारत में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ भारत की पहली वैक्सीन इस साल यानी कि 2020 के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इसके अलावा जिन अलग अलग वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं उनमें से कुछ साल 2021 की पहली तिमाही तक लोगों को उपलब्ध की जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा है कि भारत में तैयार हो रहे कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल पूरे होने के बाद इनके प्रभाव का पता चलेगा। जी हां, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऑक्सफोर्ड की जिस वैक्सीन का उत्पादन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है उसे भी जल्द से जल्द मार्केट में लाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर होने की बात सामने आई है। उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चुनाव को लेकर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा चुनाव को फिलहाल रोकने की मांग की गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में जिक्र है कि निर्वाचन आयोग को बिहार में फिलहाल विधानसभा चुनाव कराने से रोका जाना चाहिए। अभी राज्य कोरोना और बाढ़ से जूझ रहा है। जब तक राज्य में कोरोना और बाढ़ से मुक्ति नहीं हो जाता है तब तक राज्य में चुनाव नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए कई तरह के बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना की इस महामारी से जल्द छुटकारा मिल सके। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किए हैं तथा उसे बिहार में लागू करने का आदेश दिए हैं, जिनमें से सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जांच की संख्या और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को संक्रमण के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए इससे बचाव की अग्रिम योजना तैयार करने को कहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आरटीपीसीआर जांच की संख्या और बढ़ाएं, साथ ही साथ सभी जिलों और प्रखंडों में आरटीपीसीआर मशीनों की और उपलब्धता जल्द से जल्द कराया जाए। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना से संबंधित सभी आंकड़ों को अपडेट रखें। उन्होंने कहा है कि कोरोना एक्टिव के ज्यादा मरीज वाले जिलों में टेस्टिंग की संख्या और अधिक बढ़ाई जानी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों को दवा की किट दी जाए, साथ ही साथ उनसे प्रतिदिन स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में मुखिया की सहायता से कैंप लगाकर कोरोना की जांच की जाए। लोगों को मास्क लगाने और कोरोना से सावधान रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। तेजस्वी यादव के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद तेजस्वी यादव पर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। लिहाजा इस बार के चुनाव में परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसको लेकर राजद चीफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीटों पर पूरा मंथन कर रहे हैं। पिछली बार जो आंकड़ा था उसे पाने के लिए बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों को बागी विधायकों पर भी नजर रखी जा रही है। अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि इस बार लगभग 20 विधायकों का टिकट कट सकता है। इसको लेकर वैसे विधायकों की इलाके में पकड़, जनता की राय, इन सब का ध्यान रखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार मुजफ्फरपुर, मधुबनी, रोहतास, सिवान, पटना, भोजपुर, छपरा, खगड़िया, वैशाली, नवादा, जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय इलाके के विधायकों का पार्टी टिकट काट सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा तेज है। दरअसल पार्टी ने अपने स्तर से सर्वे करवाया है। इस सर्वे में जिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, पार्टी उन्हें इस बार मैदान में उतारने से हिचकिचा रही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने के बाद अब बिहार में बारिश की उम्मीद बढ़ गई है। जी हां, कई दिनों के बाद बिहार का मौसम बदला है। बीते दिन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। शनिवार को पटना में 4.4 मिलीमीटर, गया में 9 मिलीमीटर, भागलपुर में 18 एवं पुणे और किशनगंज में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रविवार को भी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद जताई गई है। पटना की बात करें तो बादल छाए हुए हैं। जी हाँ, पटना में मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर से राज्य में सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे देश के मैदानी भाग की ओर आगे बढ़ रहा है। इससे 1-2 दिनों में राज्य में बारिश हो सकती है। सीबीआई जहां सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच शुरू कर चुकी है, वहीं महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर सियासत अभी भी जारी है। जी हां, हाउसिंग मंत्री जितन अहवाद ने अनुमान लगाते हुए कहा कि बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राज्य की नई सरकार में गृह मंत्री होंगे। जी हां, वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अहवाद ने ट्वीट करके कहा है कि मान लेते हैं कि सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में फिर से वापस आ सकते हैं, लेकिन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राज्य के निश्चित ही गृह मंत्री होंगे। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ शिवसेना ने भी पुलिस अधिकारी पर निशाना साधा है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके चेहरे पर असीम आनंद को देखा जा सकता है। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, दोनों को आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बार फिर से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। 24 अगस्त को हेमंत सोरेन का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बिहार के सभी स्कूल कॉलेज में मैट्रिक का फॉर्म भर रहा है तथा इंटर का नामांकन चल रहा है। इस दौरान ऐसी खबर आ रही है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारी छात्रों से खूब पैसा लूट रहे हैं। इन स्कूलों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्देश जारी किया है कि जो स्कूल कॉलेज निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक राशि वसूल रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी और दोषी पाए जाने पर उनका वेतन काट दिया जाएगा और कानूनन कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने नियमित परीक्षा के लिए प्रति छात्र 1220 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारित की है। वही परीक्षा आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क सामान्य कोटि के लिए 855 तथा आरक्षित कोटि के लिए 755 रुपए निर्धारित की गई है।
कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ राज्य में बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना के डर से वापस आए मजदूर श्रमिक रफ्तार से महानगरों का रुख करने लगे हैं। अपने इलाके में काम नहीं मिलने की वजह से रोजी रोटी की समस्या हुई तो महामारी के बीच में ही उन्होंने वापस राह पकड़ ली है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक वापस जाने वाले प्रवासी मजदूरों के वापस जाने की कतार लग गई है। जी हां, पटना जंक्शन के वेटिंग हॉल के हालात ये हैं कि यहाँ 100 से ज्यादा लोग ट्रेन आने का इंतजार करते देखे जाते हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर भी सैकड़ों की संख्या में कामगार इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन से पहले जिस कंपनी में काम करते थे उन्हें वापस बुलाया है। जी हां, उन्हें गांव से गाड़ी से एयरपोर्ट बुलाया है और हवाई जहाज के जरिए वापस बुला रही है। एयरपोर्ट के आसपास कंपनियों के सुपरवाइजर सक्रिय हैं जो मजदूरों के जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोरोना काल में इलेक्शन की नई गाइडलाइंस आने के साथ बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मोड में नजर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। आज से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने लगी है, तो वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसी महीने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 अगस्त को पटना आएंगे और वे पटना से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर बिहार बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा पटना के किसी बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनेंगे। बिहार के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त बाईपास सड़क बनाने की योजना पर पथ निर्माण विभाग में काम शुरू कर दिया है। जी हां, जिलों से आए प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी गई है। विभाग की कोशिश है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष से ही निर्माण शुरू हो जाए। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के एक कार्यक्रम में जिलों में अतिरिक्त बाईपास बनाने का निर्देश दिया था। जी हाँ, उसी के आलोक में पथ निर्माण विभाग ने जिलों से सुझाव मांगे थे। अब तक 2 दर्जन जिलों से सुझाव आ चुके हैं। मॉनिटरिंग सेल ने इस पर काम करना शुरू भी किया है। विभाग इन बाईपास का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराएगा। जिन जिलों में इसे बनाने में सबसे कम जमीन की आवश्यकता होगी वहां पर पहले काम शुरू होगा। कोरोना का टीका बनाने की दौड़ में आगे चल रही कंपनियां दिसंबर के अंत तक 70 से 75 करोड़ खुराक तैयार कर सकती है। ये दुनिया की करीब 10% आबादी के टीकाकरण के लिए पर्याप्त होगा। टीके के दौर में अमेरिकी कंपनी मॉडर्न, जॉनसन एंड जॉनसन, ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका, रूस का गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और चीन की सिनोविक शामिल है। जर्मन कंपनी बायोनटेक के साथ टीका बनाने फाइजर ने भी कहा है कि वह टीके के प्रशिक्षण के नतीजे अक्टूबर के अंत तक समीक्षा के लिए नियामक एजेंसी को सौंप सकती है। अगर मंजूरी मिलते हैं तो वो दिसंबर तक 10 करोड़ खुराक भी तैयार कर लेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के लक्ष्य से फाइजर भी सबसे तेज टीका तैयार कर रही कंपनियों में शुमार हो गई है। गाड़ी जांच के नाम पर बिहार पुलिस अवैध वसूली में जुटी हुई है। धंधे में सिपाही से लेकर एएसआई तक लगे हुए हैं। बगहा में भी एक एएसआई का वसूली करते हुए वीडियो सामने आया है। जी हां, जिसके बाद एसपी ने जांच का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि बतौरिया थाना के एक एएसआई पर वाहन जांच के नाम पर रिश्वत ले रहा था, लेकिन यह हरकत कमरे में कैद हो गई। कागज के नाम पर एएसआई राकेश सिंह ने 10,000 रुपए की डिमांड की है, लेकिन 2,000 रुपए पर मामला सेट हो गया। शख्स ने कहा कि 1500 रुपए हैं, बाकी पैसे एक दुकान पर चलिए, वहां आपको देते हैं। इसके बाद उस दुकान पर पहुंचा। इस दौरान पैसा लेते हुए दुकान पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बगहा के एसपी राजीव रंजन ने मामले की जांच करके कार्रवाई का आदेश दिया है। आपको बता दें कि वाहन जांच के नाम पर बिहार पुलिस का वसूली का खेल जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल ने 160 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया है। जी हां, राजद के दावे के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। राजद नेता विजय प्रकाश ने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के पास पहले से ही 80 विधायक हैं। ऐसे में राजद महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए राजद कम से कम 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी भले ही 160 सीटों के दावे कर रही हो, पर कांग्रेस का मानना है कि किसी के दावे का कोई मतलब नहीं है। अगले 1000 दिनों में देश के लगभग 4,50,000 गांव की सूरत बदलने जा रही है। जी हां, अगले 1000 दिनों के बाद इन गांव में युवाओं से लेकर महिलाओं तक के लिए नए अवसर मिलेंगे। जहां इस योजना के तहत 20 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। विशेष बात यह है कि ये नौकरियां गांव में ही होगी। युवाओं को इसके लिए अपना गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 1000 दिन बाद गांव के लोगों को हर काम के लिए शहर जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इन गाँव के डिजिटल बनने से यह संभव हो रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को यह घोषणा की थी कि अगले 1000 दिनों में बचे हुए सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। अभी देश में लगभग 1,50,000 गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया गया है। अब बाकी बचे 4,50,000 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम चल रहा है।
बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए दी गई सेवा शर्त नियमावली का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा 18 अगस्त को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए जारी की गई सेवा शर्त नियमावली का राज्य के सभी जिलों में शिक्षक इसकी प्रतियां जलाकर अपना पुरजोर विरोध दर्ज करा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर इस नई सेवा शर्त नियमावली के विरोध में लगातार कैंपन राज्य भर में चल रहा है। कोरोना के रोज बढ़ रहे मामलों के बीच कई राज्यों में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन फिर से लौट आए हैं। जी हां, इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य जाने से न रोका जाए। साथ ही सामान की सप्लाई पर भी रोक लगानी नहीं चाहिए। जी हां, केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि इससे सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां और रोजगार पर असर पड़ रहा है। 110 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। जी हां, किशनगंज जिले की सीमा में लगभग 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जानी है। इसके लिए पहले फेज में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस 45 किलोमीटर की दूरी के बीच 12 स्टेशन और हॉल्ट बनाए जाएंगे। इस रेल परियोजना के पूर्ण होने से कोसी सीमांचल के इलाकों का जुड़ाव हो जाएगा। अररिया गलगलिया रेल खंड परियोजना के कार्य पूरा होने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इस परियोजना हेतु कार्य अभी निर्माणाधीन है। प्रस्तावित रेलखंड पर मिट्टी भराई के साथ कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार गलगलिया अररिया न्यू रेलखंड में प्रथम फेज में गलगलिया से 13 तक रेल लाइन का निर्माण होगा। बिहार में कोरोना की टेस्टिंग क्षमता को और अधिक तेज गति प्रदान करने के लिए प्रदेश के 8 जिलों में RT-PCR लैब की स्थापना होगी। जी हां, ये ऐलान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में टेस्टिंग की क्षमता को और अधिक गति प्रदान करने के लिए प्रदेश के 8 जिलों में RT-PCR लैब की स्थापना होगी। इसमें से 3 PM केयर्स फंड के तहत स्थापित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 9 सरकारी लैब में RT-PCR के मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि बक्सर, कैमूर, बांका, नालंदा और बेतिया में अस्थायी RT-PCR लैब की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत मोतिहारी, मुंगेर और पूर्णिया में RT-PCR लैब स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ICMR को निर्देशित किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने अपना नया वॉर रूम तैयार कर लिया है। जेडीयू का यह नया वॉर रूम पार्टी का नया कार्यालय भी होगा। जी हां, जेडीयू के वर्तमान कार्यालय के ठीक बगल में बने नए कार्यालय से 2020 चुनाव की रणनीतियां बनेगी और यहीं से ही तैयार होगा हर वो मास्टर स्ट्रोक जो सत्ता में फिर से वापसी के लिए बनाई जाएगी। जेडीयू के नए कार्यालय कई मायने में विशेष हैं, यानी खास हैं। इस नए ऑफिस में 10,000 स्क्वायर फीट में बड़ा हॉल है, जो बिहार में किसी भी राजनीतिक दल के हॉल से बड़ा है। इस हॉल में एक साथ 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। कार्यालय के भीतर और बाहर सुविधाओं और सुंदरता का खास ख्याल रखा गया है। कार्यालय के भीतर हॉल के अलावा सिर्फ 2 कमरे बनाए गए हैं। एक कमरा मुख्यमंत्री के आवागमन पर या फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जबकि दूसरे साउंड सिस्टम की पूरी व्यवस्था है। नया कार्यालय पूरी तरह साउंड प्रूफ बनाया गया है, यानी कि इसमें कोई आवाज नहीं आएगा, ताकि बाहर से किसी भी तरह की कोई आवाज का प्रभाव ना पड़े। पूरे हॉल में सेंट्रलाइज AC लगाई गई है, ताकि गर्मी के दिनों में सहूलियत हो सके। राष्ट्रीय जनता दल में जाने के बाद पूर्व मंत्री श्याम रजक लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। श्याम रजक ने आज दलित का सवाल उठाते हुए एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है और अब श्याम के इस सवाल पर सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने पलटवार किया है। राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और परिवहन मंत्री संतोष निराला ने श्याम रजक के आरोपों का जवाब दिया है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों के उत्थान के लिए जितना काम किया है उतना पिछले किसी सरकार ने नहीं किया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का पद 2 बार एक महादलित को दिया गया है। बिहार में क्लर्क चपरासी बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के पंचायती राज नगर निकाय अब क्लर्क चपरासी की भी बहाली करेगी। नीतीश सरकार की मंजूरी के बाद अब यह रास्ता साफ हो गया है। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि पंचायत और नगर निकाय सरकारी स्कूलों में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर भर्ती करेगा। इससे स्कूलों, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या मध्य विद्यालय स्कूलों में क्लर्क या चपरासी बनना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लिपिक एवं चतुर्वर्गीय कर्मी का पद तत्काल प्रभाव से मरणशील होगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। इसके जगह पर लिपिक एवं चतुर्वर्गीय कर्मियों के रिक्त पद एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पद विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। जिन स्कूलों में यह पद खाली है, पंचायती राज नगर निकाय द्वारा बहुत जल्द भरा जाएगा।
लॉकडाउन में लोगों को मदद करने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने बिहार के शख्स के लिए भैंस खरीदी है। शख्स भैंस खरीद लिया है। इसके बाद सोनू सूद ने कहा है कि जितना आनंद इस भैंस को खरीद कर आ रहा है उतना तो उन्हें कार खरीदने में भी नहीं आता है। भैंस खरीदने के पीछे भी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले बाढ़ पीड़ित का दर्द छिपा है। बाढ़ के कारण भोला के बेटे की जान चली गई। यही नहीं, कमाई का जरिया एक भैंस ही था, वो भी बाढ़ में बह गई। भोला का सब आमदनी का जरिया खत्म हो गया। एक शख्स ने भोला की गुहार सोनू सूद से लगाई, जिसके बाद सोनू सूद ने भैंस खरीदवा दिया। जी हाँ, मदद करने के बाद सोनू सूद ने कहा कि मैं भैंस खरीदकर काफी खुश हूँ। इतना खुशी तो कार खरीदने में भी नहीं आती है। जब बिहार आऊंगा तो इस भैंस का ताजा दूध जरूर पीऊंगा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शनिवार से अब नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि एनएमसीएच में भी प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जी हां, पटना एम्स की तरह एनएमसीएच में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू हो गई है।